हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 36 है वो होने वाला है एज यूजुअल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जहां पर हमने केस 1 के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा और उसी के साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 फिनिश आउट हो जाएगा, जहां पर हम नए पार्टनर के कैपिटल को बेस लेकर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते थे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज मेरे प्यारे बच्चों के एबीसी हमारे पास तीन पार्टनर है जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:5 एंड ऑन 31 मार्च 2016 को आपको ओल्ड बैलेंस शीट प्रोवाइड करा कर दी गई है जब आपके पास पार्टनर्स थे ए बी एंड सी। तो आपके पास क्रेडिटर्स दिए हैं बेटा 64,000। ये आई यहाँ से बेटा हटा देना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो क्रेडिटर्स की स्पेलिंग ठीक कर देना। 64,000 बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया है 32,000। बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं अभी भी बता रहा हूं बेटा कि देखो, जब कोई एम्प्लॉय हमारी पार्टनरशिप फर्म के लिए जॉब बेसिस पे काम करता है तो जब तक वो काम कर रहा है तो उसकी सैलरी का कुछ हिस्सा डिडक्ट कर कर हम वो पैसा एक स्पेशल फंड में बोलते हैं ना कि डिपॉजिट कर देते हैं, जिसका नाम होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका बेनिफिट ये होता है बेटा कि जितना एम्प्लॉय इसमें अपनी सैलरी का पैसा जमा करता है इस फंड में, उतना ही हमारी पार्टनरशिप फर्म भी अपने एम्प्लॉय के प्रति पैसा जमा करती है। लेट बी सपोज अगर एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 5,000 रुपए इस फंड में जमा कर रहा है तो उतना ही एक पार्टनरशिप फर्म भी डिपॉजिट करती है एपीएफ में। तो मान लीजिए अगर 5,000 रुपीज जमा कर रहा है एम्प्लॉय अपनी सैलरी से, तो 5,000 पार्टनरशिप फर्म भी जमा कर रही है, तो पर मंथ इसमें बेटा 10,000 उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नाम पर एपीएफ में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे करके मान लो कि अगर वो एम्प्लॉय बेटा बिजनेस के लिए 20-25 साल अगर काम करता है तो बेटा इस ईपीएफ में एक हैंडसम अमाउंट बोलते हैं ना कि डिपॉजिट हो जाता है उस एम्प्लॉय के लिए। और जब वो एम्प्लॉय रिटायर्ड होता है बेटा तो वो अपने आगे की बोलते हैं ना ओल्ड एज लाइफ जो होती है, यानी अपना बुढ़ापा जो होता है वो अच्छे से जी पाए, इसलिए ईपीएफ फिर उसे रिटायरमेंट पे दे दिया जाता है। तो ये जो ईपीएफ में बेटा पैसा जमा हो रहा है ना, ये बिजनेस के लिए एक नॉर्मल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन्स जैसे नॉर्मल एक लाइबिलिटी होती है, वैसी ये एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। कृपया करके इसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना माने और पार्टनर्स के बीच में ये फंड डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि ये कोई नॉर्मल फंड नहीं है बेटा, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, या आपने एम्प्लॉयज के लिए बचा रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास पीएनएल अकाउंट है 14,000 रुपीज। बेटा ये एक तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। ठीक है, मैं पिछली क्लास में जब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहां पर भी मैंने बताया था 4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं बेटा। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। तो हमें एक प्रॉफिट तो दिख गया बेटा पीएनएल अकाउंट, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो हमें करना कुछ नहीं है बेटा, जब हमारा नया पार्टनर जो डी है वो एडमिट होगा तो हमें ये प्रॉफिट एबीसी के बीच में बांट देना है इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट हमें दिया है बेटा एबीसी का 36,000, 44,000, 52,000 टोटल करके बांट दिया है 1,32,000। एसेट साइड में बेटा हमारे पास कैश एट बैंक है, और कैश एट बैंक बेटा हमारे पास यानी बैंक बैलेंस है 18,000। बिल रिसीवेबल है बेटा 24,000। फर्नीचर है हमारे पास 28,000। स्टॉक है बेटा हमारे पास 44,000। डेटर्स है हमारे पास 42,000। अगर किसी बच्चे को बेटा देखो सारे एसेट्स तो समझ में आ रहे होंगे, अगर बिल रिसीवेबल समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बिल रिसीवेबल और कहीं से नहीं बेटा डेटर से ही क्रिएट होते हैं। हमें अपने डेटर से बेटा पैसा वसूलना है, यानी पैसा रिसीव करना है, बट डेटर तो हमें एक फ्यूचर डेट में पैसा देगा। बट अगर मान लो हमें एज अ पार्टनरशिप फर्म आज पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि डेटर से मुझे आज ही पैसा रिकवर हो जाए। तो ऐसे में मेरे प्यारे बच्चों, हम डेटर के ऊपर एक बिल ड्रॉ करते हैं और वो बिल एक्सेप्ट कर कर साइन कर कर हमें वापस लौटा देता है। तो एक बिल की कॉपी हमारे डेटर के पास होती है, डेटर के लिए बिल पेबल होता है, बट एज अ पार्टनरशिप फर्म उसने वो बिल हमें साइन कर कर वापस किया है, तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है। तो जब हम डेटर के ऊपर बेटा एक स्पेशल बिल ड्रॉ करते हैं यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, और साइन कर कर जब वो डेटर हमें बिल देता है तो वो हमारे लिए बिल रिसीवेबल बनता है। और इस बिल के पैसे क्योंकि
हम ऑन द स्पॉट बैंक में जाकर डिस्काउंट करा सकते हैं, इस बिल को लेकर जा सकते हैं बेटा। इसका एक बेनिफिट होता है कि इसको हम बैंक में तुरंत लेकर जा सकते हैं और डिस्काउंट करा सकते हैं, तो बैंक हमें इमीडिएट इसके पैसे दे सकता है। इसलिए बेटा बिल रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, एक तरीके का एसेट होता है, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल और कहीं से नहीं, हमारे डेटर से ही क्रिएट होता है, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया है बेटा 32,000, मशीनरी हमारे पास है बेटा 34,000 रुपीज की, और हमारे पास बेटा गुडविल भी दी है। अब बेटा ये जो गुडविल है ये परचेज गुडविल है। अब परचेज गुडविल मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब है कि जब बेटा हमने किसी के बिजनेस को एक्वायर करा होगा, खरीदा होगा, हमारा अपना बिजनेस है बट अगर हमने किसी के बिजनेस को खरीदा होगा तो हमने उस बिजनेस की गुडविल भी बाय कर ली होगी, ठीक है। और हमने उसकी गुडविल को अपना एसेट बता दिया होगा कि ये हमारा एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। और बिल्कुल सही भी है कि अगर हम किसी के बिजनेस को बाय करते हैं तो उसकी रेपुटेशन भी हमारी हो जाती है और उस बिजनेस के बेनिफिट्स अब हम इंजॉय करेंगे, तो उसकी रेपुटेशन भी हम ही इंजॉय करेंगे। इसलिए उसकी जो हमने बिजनेस एक्वायर करा है उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल हमारे लिए एसेट है। बट बेटा जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिस दिन हम अपने यहाँ पर एक नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, तो बेटा उस दिन हमारा जो AS 26 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर बना हुआ है, वो हमें ये कहता है कि अगर आप किसी पार्टनर को एडमिट करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो ऐसे में ना जो ये परचेज गुडविल है जो आपने किसी दूसरे बिजनेस की एक्वायर करी है, अब आप इसको राइट ऑफ कर दीजिए, मतलब आप इसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि अब ये गुडविल जो आपने किसी से खरीदी है, अब ये आप ही की गुडविल बन चुकी है। तो देखना एडजस्टमेंट में बेटा यहाँ पर देखो हमारे फर्म की भी गुडविल है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन ये माना जाता है कि ये जो गुडविल है ये कहीं ना कहीं हमारी ही गुडविल के साथ मिक्सअप हो चुकी है, तो इसको अलग से दिखाना बोलते हैं ना कि अब लॉजिकल नहीं है, इसलिए परचेज गुडविल को आप राइट ऑफ करिए। इसलिए बेटा अगर परचेज गुडविल हमें दिखाई देती है बैलेंस शीट में तो हम इसे राइट ऑफ करते हैं। ये हमने अपने प्रायर लेक्चर में काफी टाइम देख लिया है, मुझे लगा दोबारा बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया बेटा। आई थिंक सो आपके कंसेप्ट दोबारा स्ट्रांग हो गए होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेटा बैलेंस शीट में देखो एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है, और एक बेटा परचेज गुडविल है जिसे राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने से एक एसेट को खत्म करने से बेटा नुकसान ही होगा, क्योंकि पैसे तो मिल नहीं रहे, बेच तो नहीं रहे, हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसको राइट ऑफ करने से बेटा जो नुकसान होगा वो पार्टनर्स को ही दिया जाएगा। तो गुडविल का नुकसान, परचेज गुडविल का नुकसान पार्टनर को दिया जाएगा, और बेटा PNL का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल दे दिया 2,42,2,42। फिर उन्होंने कहा कि ये एडमिट कर रहे हैं डी को इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि ये डी को एडमिट कर रहे हैं कुछ इन शर्तों में। पहला कि फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और मशीनरी आपकी डेप्रिशिएट होगी 15% से, ओके। यानी फर्नीचर जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, और आपकी जो मशीनरी है, ये सब कितने परसेंट से आपको रिड्यूस करना है, 15% से। और सोचो कि अगर आप अपने एसेट को 15% से रिड्यूस करोगे तो बेटा बिजनेस को तो नुकसान ही होगा, और ये नुकसान कहाँ दिखाया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर इसके बाद बेटा स्टॉक हमारा कितना रीवैल्यूड हो चुका है, एट का मतलब होता है तक, कहाँ तक हो चुका है स्टॉक रीवैल्यू, 48,000 तक। तो आप देखो पहले कितना था, पहले था बेटा 44, बट अब कितना हो चुका है, 48। तो ऐसे में बेटा आपको ना अपने स्टॉक में फायदा हो रहा है, तो ये फायदा आप कहाँ दिखाओगे बेटा, सीधा सीधा जो 4,000 से हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ओके। फिर आपको सी पॉइंट में बेटा हमने फर्म की गुडविल दे दी। देखो जो गुडविल बाहर दी गई होती है ना वो फर्म गुडविल होती है, और जो गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर दी गई है वो बेटा परचेज गुडविल होती है, और इन दो गुडविल का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये हमारी परचेज गुडविल है जिसे हमें राइट ऑफ करना है, और ये हमारी फर्म गुडविल है। इस फर्म की गुडविल से हम बेटा अपने न्यू पार्टनर की गुडविल निकालेंगे कि वो अपने साथ कितनी गुडविल लेकर आएगा, और जो गुडविल वो लेकर आएगा वो हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बेटा एडजस्ट कर देंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसलिए फर्म गुडविल आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। डी पॉइंट में बोला है कि जो आपका EPF है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी आपकी लाइबिलिटी वो इंक्रीज हो रही है बाय का मतलब होता है से। आपकी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो रही है बेटा, 1800 से आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो बेटा आपको फायदा तो नहीं होगा, आपके सर का बोझ, दायित्व बढ़ रहा है, ऑब्लिगेशन बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो आपको नुकसान होगा बेटा। और ये नुकसान आप कहाँ दिखाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर बेटा एक प्रीपेड सैलरी है ₹800। ये प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या है, देखो प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस, और सैलरी बिजनेस के लिए क्या होती है बेटा, एक्सपेंस, क्योंकि हर बिजनेस को अपने एम्प्लॉय को क्या देना होता है बेटा, सैलरी पे करना होता है। तो अगर हमने किसी एम्प्लॉय को बेटा सैलरी एडवांस में पे कर रखी है, यानी प्री पेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब आपने पे कर दिया, यानी पहले ही पे कर दी,
सैलरी। तो बेटा ये ना देखो एक नॉर्मल जनरल रूल है कि अगर आप किसी भी एक्सपेंस को एडवांस में पे कर देते हो ना, वो आपका एक्सपेंस नहीं माना जाता, फिर वो आपका एसेट माना जाता है। तो इसलिए बेटा अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी प्रीपेड पे कर रहा हूँ यानी पहले ही पे कर दे रहा हूँ, तो ऐसे में बेटा ये मेरा एसेट है और ये एसेट पहले का भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था देखो। तो आज जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यानी हमारी फर्म में एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है डी, तो उस दिन बेटा मैं इस प्रीपेड सैलरी को अपना एसेट दिखाऊंगा। और अगर मेरे बिजनेस में एक एसेट इंक्रीज हो रहा है या बोलते हैं ना कि क्रिएट हो रहा है, तो ऐसे में मेरे बिजनेस को फायदा होगा। जो फायदा कहाँ जाने वाला है बेटा, रीवैल्यूएशन। एसेट में कहा है कि डी इज टू ब्रिंग 36,000 टुवर्ड्स कैपिटल फॉर 1/6 शेयर, क्योंकि बेटा हम डी को एडमिट कर रहे हैं और डी को 1/6 शेयर दे रहे हैं बेटा बिजनेस में, तो उसके लिए वो बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार है, 36,000 की कैपिटल इन्वेस्ट करने को तैयार है। आगे कहा है कि पार्टनर टू रीएडजस्ट देयर कैपिटल, कौन पार्टनर, एबीसी अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं। तो इस लाइन से समझ जाना चाहिए बेटा कि ये टॉपिक ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से पूछा गया है। और आपको पता होना चाहिए बेटा कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस होते हैं, जहां पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है और दूसरे में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। तो यहाँ पे बताइए क्या आपको नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पे केस 1 लगेगा जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने उसी का करा था केस 1 का, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने उसी का ही करा और आज क्वेश्चन नंबर 3 भी हम केस 1 से रिलेटेड ही कर रहे हैं जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो यहाँ पर बेटा ना देखो हमें नए पार्टनर की कैपिटल दे रखी है और यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहाँ पे केस 1 लग रहा है और कैपिटल को एडजस्ट किया जाएगा। जी पॉइंट में बोला है कि डी इज नॉट इन अ पोजिशन, बेटा ये NIT हो गया, ये आई की जगह ओ होना चाहिए था, इसको ठीक कर देना। तो डी इज नॉट इन अ पोजिशन, ठीक है, डी इस अवस्था में इस सिचुएशन में नहीं है कि टू ब्रिंग इन एनी अमाउंट ऑफ इज शेयर ऑफ फर्म गुडविल, कि वो गुडविल ला सके। तो ठीक है, अगर वो गुडविल नहीं लाएगा तो हम कहां से लेंगे, उसके कैपिटल से। तो वेट मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुने। देखो बेटा जो मैं आप बोलने वाला हूँ ये बात सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तक ही रहेगी। अगर आप एक फुल फ्लैज क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे आपको वर्किंग नोट, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ रहा है, तो अगर ये विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो वहां पे मेरी ये बात अप्लाई नहीं होगी। ये बात जो मैं बोलने वाला हूँ ये सारी की सारी बातें कहाँ लगेंगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। मेरे बच्चे मेरे कहने का मतलब अब यहाँ पर ये है कि देखो जनरली अगर पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम उसके कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, हमने प्रायर क्लासेस में देखा हुआ भी है। बट बेटा सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं ला रहा, लाना चाहिए था पर वो कैश में नहीं ला रहा, चलो कैश में नहीं ला रहा काइंड में तो लाता, कोई एसेट तो देता। हमने पढ़ा था जब गुडविल के ट्रीटमेंट सीख रहे थे तो हमने देखा था कि पार्टनर कभी कभी गुडविल कैश या काइंड में ला सकता है। तो कैश में भी नहीं ला रहा, काइंड में भी नहीं ला रहा, मतलब वो ला ही नहीं रहा है गुडविल, बट हम उनसे मांग रहे हैं। हमने क्वेश्चन में फर्म की गुडविल मेंशन करी है, फर्म की गुडविल मेंशन है तो उसको गुडविल लानी चाहिए थी, बट वो लेकर नहीं आ रहा। तो हमने देखा था कि हम फिर नए पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि वो कैपिटल तो ला रहा होता है, तो उसके कैपिटल से पैसा लेकर उसके कैपिटल को रिड्यूस कर कर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ा देते हैं इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कैपिटल से एडजस्ट करते थे। बट सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सिनेरियो में बेटा जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो फिर हम उसकी कैपिटल से एडजस्ट नहीं करते बेटा, करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। और इसके पीछे का लॉजिक मैं बता देता हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। बेटा देखो अगर मैं कैपिटल से एडजस्ट करूंगा ना तो मैं नए पार्टनर की कैपिटल को कम कर दूंगा, क्योंकि फिर मैं कैपिटल से ले रहा हूं उसकी गुडविल और ओल्ड पार्टनर्स को दे दूंगा, इससे ना नए पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी। पर जब मैं नई फर्म की कैपिटल निकालूंगा, ठीक है, और नई फर्म की कैपिटल जब नए रेशो में बांटूंगा तो नए पार्टनर की गुडविल वही तो आएगी जो वो लेकर आ रहा है ना, लेकर आ रहा है वही कैपिटल आएगी। पर क्योंकि मैं उसके कैपिटल से गुडविल लेस कर चुका हूं, क्योंकि वो कैश में लेकर नहीं आया, तो जब उसकी एडजस्टेड कैपिटल आएगी तो एडजस्टेड कैपिटल 36,000 से थोड़ी कम आ जाएगी। और क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल 36,000 से कम आएगी तो न्यू कैपिटल तो 36 ही आएगी उसकी जब मैं नई कैपिटल निकालूंगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां देख लेना, पर जो बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो समझो कि अगर हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे तो आएगी तो 36 ही ना, बट जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे ABCD की, तो ABC की कैपिटल बढ़नी घटनी चाहिए वो ठीक है, पर डी की कैपिटल तो घटनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि डी की कैपिटल अगर घट जाएगी क्योंकि हम उसकी कैपिटल से गुडविल का पैसा भी डिडक्ट कर रहे हैं, तो जब वही एडजस्टेड कैपिटल आगे ब्रॉट डाउन होगी तो वो एक कम कैपिटल की फॉर्म में आएगी।
और ऐसे में जब एडजस्टेड कैपिटल को, डी की एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिक फिर डी की कैपिटल भी क्या होने लग जाएगी, एडजस्ट होने लग जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आप इसको देखो कि अगर डी की कैपिटल है 36 और अगर मान लो कि मैं डी के करंट अकाउंट से एडजस्ट ना कर डी के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करता, तो फिर मैं डी की कैपिटल घटाता, डी की कैपिटल घटाता तो डी की जो एडजस्टेड कैपिटल आती वो 36 नहीं आती, 36 से कुछ और ही आती। ठीक है, लाया तो वो 36 था पर उसकी एडजस्टेड कैपिटल फिर 36 नहीं आती, उसकी एडजस्टेड कैपिटल कुछ और आती, और वही एडजस्टेड कैपिटल जब आगे जाती तो वो भी वही अमाउंट से आती, पर उसकी न्यू कैपिटल तो 36 ही आएगी ना, ये मेरा कहने का मतलब है। और जब आप फिर एडजस्टेड कैपिटल को न्यू कैपिटल से कंपेयर करोगे तो डी की कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगी, न्यू पार्टनर की भी कैपिटल एडजस्ट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी अभी आ रहा है, उसकी कैपिटल कैसे एडजस्ट हो सकती है? आप तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट कर सकते हो ना, जो पहले से ही फर्म में थे वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। इसलिए बेटा ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि नए पार्टनर की भी कैपिटल एडजस्ट हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है बेटा, तो कहां से एडजस्ट करते हैं? डीज के करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। रादर देन उसके कैपिटल को रिड्यूस करें, हम उसके करंट अकाउंट को रिड्यूस करते हैं और उसके करंट अकाउंट से लेकर फिर ओल्ड पार्टनर्स को क्या दे देते हैं? गुडविल दे देते हैं। ये एक प्रो टिप थी, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में। हाँ, अगर विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन से जो हमने पहले करे थे बेटा, तो वहां पर तो आपने देखा होगा कि जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो मैं कैपिटल से ही एडजस्ट करता था। बट यहाँ पर सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में आपको ध्यान रखना है कि अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो फिर उसकी गुडविल हम कैपिटल से नहीं करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। क्या आप मेरी इस बात को ध्यान रखोगे? छोटी सी बात थी पर ध्यान में रखना है, इसको भूलना नहीं है तब तक जब तक बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉमर्स लाइन में जा रहे हो तो याद ही रखना जिंदगी भर, बट स्टिल जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते तब तक आपको ये ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि आगे लिखा भी है, देखो, द पार्टनर डिसाइडेड दैट नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड थ्रू डीज करंट अकाउंट। अब एक बार बताओ, अगर ये बात नहीं भी लिखते तो हमें तो पता ही था कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में नए पार्टनर की गुडविल अगर वो नहीं ला रहा है, तो उस पोजीशन में नहीं है कि वो नहीं लेकर आ सकता, तो हम कहां से लेंगे? उसके करंट अकाउंट से लेंगे। क्वेश्चन की डिमांड है कि यू रिक्वायर टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। बोलो, बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले वर्किंग नोट ड्रॉ करना है। तो वर्किंग नोट में मैंने देखो सबसे पहले क्या ड्रॉ किया है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। रीजन बीइंग, देखो क्योंकि यहाँ पे आप कैपिटल एडजस्ट करोगे, कैपिटल एडजस्ट तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप नई फर्म की कैपिटल ना निकालो, और नई फर्म की कैपिटल अगर आप निकालोगे तो उसे नए रेशो में भी बांटना पड़ेगा, तो यू हैव टू रिक्वायर कि आपको न्यू रेशो चाहिए होगा। बट यहाँ पर हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा तो बेटा हमें न्यू रेशो तो दिया नहीं है, तो हमें न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। और एडमिशन ऑफ पार्टनर का बेटा मेरा पहला लेक्चर आप याद करो, जब मैंने आपको न्यू रेशो निकालना सिखाया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि न्यू रेशो 3 मेथड से निकाला जा सकता है, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। 3 मेथड होते हैं। मेथड 2 एक्वायर होता है, अगर हमें क्वेश्चन में कहीं एक्वायर शेयर दिख रहा है कि नया पार्टनर अपना शेयर का कुछ हिस्सा ओल्ड पार्टनर से क्या कर रहा है? एक्वायर, तो वो सेकंड मेथड होता है। मेथड 3 होता है सरेंडर। सरेंडर शेयर जो मेथड होता है, वहां पे हमें ये बताया जाता है कि नया पार्टनर नहीं मांगता ओल्ड पार्टनर से शेयर, एक्वायर नहीं करता, ओल्ड पार्टनर खुद ही अपना शेयर सरेंडर कर देते हैं, कुछ शेयर सरेंडर कर देते हैं किसको? न्यू पार्टनर को। तो वहां पर फिर मेथड थर्ड अप्लाई होता है। और जहां एक्वायर और सरेंडर अप्लाई ना होता बेटा, वहां पे सिंपल मेथड अप्लाई होता है। ये हमने अपनी क्लास में पढ़ा था, इसलिए जो बच्चे बेटा मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं, मैं बार बार यही कहूंगा कि आप मेरे प्रायर लेक्चर को जरूर देख कर आए। ठीक है, तो यहाँ पर ना देखो पूरे क्वेश्चन में ना हमें एक्वायर शब्द दिख रहा है ना सरेंडर, तो यहाँ पे मेथड 1 अप्लाई हो रहा है। तो मेथड 1 के अकॉर्डिंग मैं सिंपल मेथड यहाँ पे बेटा फॉलो करूंगा और उसी के अकॉर्डिंग न्यू रेशो निकालूंगा। और जो हमारा मेथड 1 होता है बेटा, उसमें एक स्मार्ट वर्क हमारा ये होता है कि एज पर मेथड 1 जब मैं न्यू रेशो निकाल लूंगा अपना, और उसके बाद अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूंगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, तो एज पर मेथड 1 बेटा ऑफ न्यू रेशो हमारा ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस बनता है। इसलिए हमें स्मार्ट वर्क पता है, हमें स्मार्ट पता है, अच्छे से पता है कि यार अगर मैं मेथड 1 के अकॉर्डिंग न्यू रेशो निकाल रहा हूँ ना, और आगे जाके मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूंगा ओल्ड माइनस न्यू करके, तो मेरा ओल्ड ही रेशो सेक्रीफाइस आने वाला है। तो मैं जबरदस्ती सेक्रीफाइसिंग रेशो क्यों निकालूं? मैं अपने ओल्ड ही रेशो को क्या मान सकता हूँ? सेक्रीफाइस। तो देखो न्यू रेशो तो निकालना पड़ेगा, वो तो ठीक है, बट सेक्रीफाइसिंग रेशो
में आप स्मार्ट वर्क लगा सकते हो। एज पर मेथड 1 ओल्ड रेशो आपका क्या होता है बेटा, सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले न्यू रेशो निकाला है मेथड 1 के अकॉर्डिंग। ओल्ड रेशो लिखा है बेटा एबीसी का, ओल्ड रेशो क्या है 2:3:5, तो मैंने यहाँ पे बेटा पेस्ट कर दिया 2:3:5। फिर मैंने एग्जामिनर को बताया कि जो डीज है नया पार्टनर उसका शेयर कितना है, तो डीज का शेयर कितना था बेटा 1/6, तो 1/6 हमने शेयर लिख दिया। फिर हमने एग्जामिनर को बताया कि पूरे फर्म का शेयर क्या है 1, 1 से बड़ा शेयर किसी का नहीं होता बेटा, तो 1 से बड़ा फ्रैक्शन कोई नहीं होता है ना। तो अब बोलूं 1/2, तो 1/2 कितने के बराबर होता है 0.50। अगर मैं 1/3 बोलूं तो ये कितने के बराबर होता है 0.33। अगर मैं बोलूं 1/4 तो ये कितने के बराबर होता है 0.25। अगर मैं 1/5 बोलूं तो ये हो जाएगा 0.20। और अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 सबसे बड़ा होता है, फ्रैक्शंस में सबसे बड़ा शेयर 1 ही होता है, इसलिए हमने फर्म का शेयर क्या लिया 1। कि अगर मान लो जो फर्म का टुकड़ा है सबसे बड़ा अगर वो 1 है, तो बताओ हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बचा। रिमेनिंग मतलब अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है तो 1 में से माइनस कर दो 1/6, और एलसीएम लोगे तो आंसर कितना आएगा 5/6। मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 6 में से 1 आप माइनस कर दीजिए 5, डिनोमिनेटर में 6 ही रखिए, तो डायरेक्ट आपका रिमेनिंग शेयर निकल जाता है। ये एक टोटका है, आप यूज कर सकते हो, आपको बड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये 5/6 जो रिमेनिंग शेयर आया ये किसके लिए आया बेटा, ए बी सी हमारे ओल्ड के लिए। क्योंकि अगर पूरी फर्म का शेयर 1 है तो 1 में से एक टुकड़ा यानी डी को 1/6 आप दे चुके हो, तो बाकी जो रिमेनिंग बचा 5/6 वो किसके लिए बचा, ए बी सी के लिए बचा। फिर आप यहाँ पर बेटा अपने एग्जामिनर को क्या निकाल कर दिखा रहे हो, न्यू रेशो जो हमें चाहिए भी बेटा किसके बीच में, ए बी सी डी के बीच में। अच्छा डी का तो पता है 1/6, पर एबीसी का नहीं पता, पर हमें पता है कि एबीसी के बीच में बटना कितना है 5/6। तो 5/6 5/6 5/6 मैंने एबीसी में राइट डाउन कर दिया बेटा। और ये 5/6 क्योंकि एबीसी के बीच में बटना है, तो कौन से रेशो में बांटूंगा, उस रेशो में जो इनका पहले चला करता था। और ओल्ड रेशो इनका पहले क्या चला करता था बेटा 2:3:5। एबीसी विल से कि हम इस 5/6 को उसी रेशो में उसी अनुपात में बांट लेंगे जो हमारा पहला चला करता था। पहला चला करता था 2/10 3/10 5/10, तो ये 5/6 का हिस्सा निकालेंगे, 5/6 का 2/10 निकालेंगे, ठीक है। ए बी निकालेंगे 5/6 का 3/10, और 5/6 का फिर सी निकालेंगे 5/10। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, जब भी हम किसी शेयर का हिस्सा निकालते हैं ना तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई किया और हमें पता चल गया कि ए को कितना हिस्सा मिल रहा है 10/60, बी को कितना मिल रहा है 15/60। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो बेटा, 5 2 जा 10, 16 6 10 जा 60, इतना तो कर ही सकते हो। फिर बी का आ गया बेटा 15/60 और सी का आ गया 25/60। सबके डिनोमिनेटर में बेटा 60 है, डी के डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को 60 बनाना है तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, और मैथ्स के बेटा बैलेंसिंग रूल को अप्लाई करते हुए नीचे जितना 10 से मल्टीप्लाई करा है उतना भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी। तो अब हम सॉल्व करते हैं तो डी का अल्टीमेट शेयर आएगा 10/60। अब क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए बेटा, तो अब यहाँ से न्यू रेशो ओपन हो जाएगा 10:15:25:10। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, पर ये सेम टेबल्स है और सिंप्लीफाइड हो सकते हैं बेटा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो हमारा अल्टीमेट न्यू रेशो बना 2:3:5:2। फिर इसके बाद ना बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डी शेयर ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको पता है पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है हमें 24,000, हमें डी की नहीं दी कोई बात नहीं, हमें फर्म की तो दे रखी है ना। तो फर्म की गुडविल अगर 24,000 और हमारे नए पार्टनर का शेयर है 1/6, तो 24,000 में जैसे ही हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1/6, तो बेटा हमारे पास सीधा सीधा किसकी गुडविल आ जाएगी, डीज की गुडविल आ जाएगी। अगर फर्म की गुडविल है 24,000 तो मुझे डीज की गुडविल निकालनी है, तो फर्म की गुडविल में मल्टीप्लाई करूंगा 1/6, तो बेटा सॉल्व करके कितना आएगा 4,000 रुपीज। और ये 4,000 रुपीज की गुडविल मैं ए बी सी के बीच में बांटूंगा, कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और अगर मैं न्यू रेशो निकाल रहा हूँ एज पर मेथड 1, तो यहाँ पे हमारी एक थ्योरी थी कि ओल्ड रेशो क्या होता है सेक्रीफाइस, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप निकाल सकते हो ओल्ड रेशो माइनस न्यू, आपको ओल्ड भी पता है न्यू भी पता है, आप आराम से निकाल सकते हो, बट आंसर आएगा यही, ओल्ड ही रेशो आपका सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट वर्क खेलूंगा बेटा और यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करूंगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि मेथड 1 के अकॉर्डिंग ओल्ड ही रेशो सेक्रीफाइस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो बोलते हैं ना कि ए बी सी के बीच में जो हम अपना जो गुडविल बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे, और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया 2/10 3/10 एंड 5/10, ठीक है।
जो हमें ओल्ड रेशो से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस है। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो ए को बेटा अल्टीमेट कितनी गुडविल दी जाएगी 800, बी को कितनी जाएगी 1200 और सी को कितनी जाएगी 2000 रुपीज। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर हर क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस। बेटा थोड़ा दिमाग लगाना होता है। पहली बात, ये सिर्फ मेथड 1 के अकॉर्डिंग है। अगर मेथड 2 है यानी एक्वायर्ड शेयर मेथड है तो वहाँ एक्वायर्ड शेयर सेक्रीफाइस होता है। मेथड 3 में सरेंडर शेयर सेक्रीफाइस होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे प्रायर लेक्चर को देख कर आओ, वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब आपको ये लेक्चर्स भी बहुत स्मूथ और अच्छे प्यारे प्यारे से लगेंगे। वैसे अभी भी लग ही रहे होंगे, बट फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रायर लेक्चर स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आओ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान में रखने वाली होती है कि अगर न्यू रेशो दिया है मैंने आपको, अगर क्वेश्चन में आपको मैं न्यू रेशो दे देता तो आपको फिर न्यू रेशो तो नहीं निकालना पड़ता क्योंकि मैंने दे रखा है, बट आपको फिर ना मैंडेटरी होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये न्यू रेशो निकाला कौन से मेथड से गया है, मेथड 1 2 3, तो हम यहाँ कोई स्मार्ट वर्क नहीं खेल सकते। इसलिए बेटा जब न्यू रेशो गिवन होता है ना तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना कंपलसरी होता है। तब मैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करता हूँ, जो कि मैंने आपको निकालना सिखाया अभी है पहले, तो हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे हम स्मार्ट वर्क हमने लगा दिया था बेटा, हमें पता था मेथड 1 के अकॉर्डिंग ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस है, तो हमने 4000 की गुडविल जो डी की गुडविल थी वो हमने किसको दे दी, एबीसी को, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। बोलो क्लियर हो गया। हाँ, अब बेटा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, जहां पर हम सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालेंगे। ठीक है, अगर ये विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन होता, बस मेरे वर्किंग नोट यहाँ तक बने थे, हो गया था, अब मैं सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में जा सकता था, पार्टनर्स कैपिटल कैश बैंक बैलेंस शीट बना सकता था। पर क्योंकि ये क्वेश्चन है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो मुझे यहाँ पर बेटा एक वर्किंग नोट ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। किस केस के अकॉर्डिंग, केस 1 चल रहा है तो केस 1 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। फॉर्मूला तो क्या था बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालने का, कि न्यू पार्टनर की कैपिटल लेंगे और रेसिप्रोकल कर देंगे हिज शेयर यानी उसी नए पार्टनर का शेयर। बताओ नए पार्टनर की कैपिटल कितनी थी 36,000 और नए पार्टनर का शेयर क्या था 1/6 था, तो 1/6 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 6/1 आएगा। सॉल्व करोगे बेटा 36 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो यहाँ पे आएगा 2,16,000 आपका आंसर। ये आ गया टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को बेटा हम नए रेशो में बांटेंगे। अब देखो नया रेशो नहीं निकालते तो दिक्कत हो सकती थी, इसलिए नया रेशो हमने निकाल दिया था मेथड 1 के अकॉर्डिंग। और अब हम अपनी जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है उसे ABCD के बीच में बांट देंगे नई रेशो में। तो 2,16,000 हमने चारों के बीच में बांटा, बट कौन से रेशो में, नए रेशो में। और हमारा नया रेशो क्या है बेटा 2/12। अब सबको जोड़ दीजिए तो पूरी फर्म का शेयर हो गया 12। ए का है 2/12, बी का है 3/12, सी का है 5/12 और डी का है 2/12। तो हमने बांट दिया, ठीक है, 2/12, 3/12, 5/12 एंड 2/12 में। ठीक है बेटा, तो अब आप इसको सॉल्व करो, 12 से आप इसे इजीली काट सकते हो, फिर जो भी आंसर आएगा उसके मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दो तो ये सीधा 36,000 आ जाएगा बेटा। बी का आ जाएगा 54, सी की आएगी नई कैपिटल बेटा 90 और डी की देखो एज यूजुअल आएगी 36,000, क्योंकि डी की तो कैपिटल अलग आएगी नहीं ना, क्योंकि डी तो वही कैपिटल उसकी नहीं आएगी जो वो लेकर आ रहा है, और वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा था 36। दैट्स वाई नई पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट नहीं हो सकती। इसलिए अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा है तो वो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस में कैपिटल से एडजस्ट नहीं करते नए पार्टनर की, हम कहाँ से एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट से। और अगर हम नहीं करेंगे तो डी की कैपिटल भी एडजस्ट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी नया पार्टनर है, उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं हो सकती। इसलिए मेरे बच्चे हम ना ट्राई करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कि अगर नया पार्टनर गुडविल ना लाए तो फिर हम उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। फिर बेटा हम अपना बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, और रिवोल्यूशन अकाउंट तो आप बनाते हुए आ रहे हो तो मुझे लगता है अब तो आपको अच्छे से आ गया होगा। आप देख लीजिए, पहले तो फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहे हैं बेटा 15% से। आप करिए कुछ मत, बस रफ में जाएं, फर्नीचर और अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी मशीनरी का बेटा 15% निकालें। ठीक है, जैसे 28,000 का 15% सॉल्व करो, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, सॉल्व करो। फिर 32,000 का 15% सॉल्व करो, ठीक है। फिर 34,000 का 15% सॉल्व करो। तो इसे सॉल्व करके आओ, और जो जो आंसर आपके आएंगे ना उसका मतलब यह है कि आपका फर्नीचर इन्वेस्टमेंट मशीन डेप्रिशिएट हो रहा है यानी घट रहा है। जितना भी आप अमाउंट निकालोगे उतना अमाउंट आपका घट जाएगा और ये आपको होगा नुकसान, और ये नुकसान आपका चला जाएगा कहाँ, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, क्योंकि रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है और क्रेडिट साइड इनकम की होती है। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा हम एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर वो चेंजेस फायदा है तो क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में, और नुकसान है तो डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड में शो करते हैं।
तो फर्नीचर हमारा घट रहा है बेटा 4200 से, इन्वेस्टमेंट हमारा घट रहा है 4800 से, मशीनरी हमारी घट रही है 5100 से। वही बेटा फिर हमारा स्टॉक बेटा देखो कितना हो गया, 48,000 तक हो गया है ना, रिवैल्यूड एट मतलब होता है तक, कहाँ तक हो गया स्टॉक, 48 तक, पहले कितना था 44, 44 से सीधा 48 हो गया, आपका स्टॉक 4000 से इंक्रीज हो गया, आपको फायदा हो गया बेटा अपने एसेट में, ये आपका रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में चला गया। फिर उसके बाद बेटा सी पॉइंट तो गुडविल है, ये तो रिवोल्यूशन में नहीं जाता क्योंकि यहाँ से तो हम नए पार्टनर के गुडविल निकालते हैं और फिर वो गुडविल हम ओल्ड पार्टनर में एडजस्ट कर देते हैं सेक्रीफाइसिंग में, तो इसका कोई रिवोल्यूशन से लेना देना नहीं है। डी पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपकी लाइबिलिटी बेटा इंक्रीज हो रही है 1800 रुपए से, तो आपको बेटा नुकसान हो गया, तो टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1800, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना, तो आपने इसको एक्सपेंस दिखा दिया रिवोल्यूशन में डेबिट साइड में। फिर उसके बाद बेटा आपका प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड सैलरी आपका एसेट है, और क्योंकि ये सैलरी आप एडवांस दे चुके हो, तो कोई भी एक्सपेंस अगर हम एडवांस पे करें तो हमारा एसेट होता है, और ये एसेट हमें अभी पता चल रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो हमारा फायदा हो गया बेटा, हम इसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे इनकम साइड में कि हमें फायदा हो गया। इसके बाद बेटा एफ पॉइंट तो कैपिटल का था और एडजस्टमेंट के बारे में था कि कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं। जी पॉइंट में उन्होंने बताया कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आ रहा है जिसे हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, तो इस एफ और जी रिवोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है बेटा, तो दैट्स इट, आपके इतने ही एडजस्टमेंट सी, 6 एडजस्टमेंट सी बेटा जो कि रिवोल्यूशन से लिंक करती थी। अब बेटा आपने कंपेयर करा कि कौन सी साइड ग्रेटर साइड पे, डेबिट की क्रेडिट, तो आपको पता चला डेबिट साइड ग्रेटर साइड पे है और क्रेडिट साइड लोअर साइड पे, यानी आपके एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, तो आपको रिवोल्यूशन में लॉस हो गया। क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा तो वो आपका लॉस माना जाएगा क्योंकि एक्सपेंस साइड बड़ी है, इनकम साइड छोटी है, तो क्रेडिट में जो बैलेंस बचा वो लॉस हो गया। अब बेटा क्रेडिट डेबिट साइड का टोटल है 15,900, तो क्रेडिट का भी टोटल 15,900 आया, पर क्रेडिट में तो टोटल इनकम कितनी हुई है हमें 4,800, तो 15,900 में से अगर आप 4,800 इनकम लेस करते हो तो आपका नुकसान कितने का आएगा बेटा 11,100 का, और 11,100 के लॉस को अगर आप अपने ओल्ड रेशो में बांटोगे, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटी रिवैल्यू हुए हैं ना बेटा, तो इन्हें हमें ओल्ड ही रेशो में बांटना है, तो अगर हम ओल्ड रेशो में बांटेंगे 2/10, 3/10, 5/10 में, तो यहाँ पर ए को लॉस मिलेगा 2,220, बी को लॉस मिलेगा 3,330, सी को लॉस मिलेगा 5,550, टोटल कर कर बाहर आएगा बेटा 11,100। क्या आपको बात समझ में आ गई? दैट्स योर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। फिर हम ड्रॉ करेंगे अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल में दो साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, और जितने भी पार्टनर है उतने कॉलम अमाउंट के ड्रॉ करो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो ये बनाकर हमने तैयार कर दिया। पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है? लायबिलिटी, क्योंकि जो भी मालिक पैसा लगाते हैं बिजनेस में वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो जितनी लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, और अगर किसी वजह से आप पार्टनर को लॉसेस वगैरह दे रहे हो तो उससे पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होगी यानी डेबिट होगी, क्योंकि बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज नहीं कम हो जाएगी। वहीं पे इस अकाउंट में टोटल कितनी चीजें आती हैं बेटा? 6 आइटम्स आती हैं, उन 6 आइटम्स को यहाँ लिख दीजिए, आप डैम श्योर हो जाएंगे कि आपने इस अकाउंट में कुछ भी नहीं छोड़ा। पहला आपका आता है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो लायबिलिटी साइड था वो कितना था 36, 44, 52, क्योंकि ये पहले से ही इन्होंने कैपिटल लगा रखी थी, तो जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये ओपनिंग बैलेंस बनकर क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा, बिकॉज ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 44,000, 52,000, और डी की बेटा पहले कैपिटल थी नहीं क्योंकि डी पहले था नहीं, तो डी में डैश आ गया। सेकंड पॉइंट होता है न्यू पार्टनर की कैपिटल। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर 36,000 की कैपिटल ला रहा है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस था ना बेटा बैलेंस शीट में, कैश एट बैंक, तो हम ट्रांजेक्शन जो कैश बैंक की है वो बैंक से करेंगे, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट, और डी की कैपिटल बढ़ गई 36,000 से। फिर डी को क्या लानी थी बेटा? गुडविल। कितनी लानी थी गुडविल? हमने वर्किंग नोट में निकाला था कि अगर फर्म की गुडविल कितनी है 24,000 है ना, तो नया पार्टनर का शेयर क्या है 16, तो डी की गुडविल आई थी 4,000 जो से लेकर आनी चाहिए थी बट वो नहीं लाया, तो हम ये डी के करंट अकाउंट से लेंगे और ए बी सी को प्रोवाइड कर देंगे 800, 1200 एंड 2,000 रुपीज की गुडविल इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मैं बार बार बता चुका हूं कि ओल्डी रेशो हमारा क्या था? सेक्रीफाइस, तो इसलिए मैंने 4,000 की गुडविल जो डी को लानी थी वो ए बी सी के बीच में बांट दी 2:3:5 यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो यहाँ पर 800, 1200 और 2,000 रुपए की गुडविल हमने किनको दी बेटा? अपने ओल्ड पार्टनर्स को दी, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को दी, ठीक है। और किसके थ्रू दी? डीज के करंट अकाउंट के थ्रू, तो डीज करंट अकाउंट के थ्रू 800, 1200, 2,000 रुपीज की गुडविल हमने दे दी एबीसी को, जिनसे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी और बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी। अब देखो हम डी का करंट अकाउंट ना कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने डी की गुडविल कहाँ से लिया है? कैपिटल से नहीं, करंट से।
और इससे डीज का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी डीज जो है वो करंट अकाउंट का पैसा फ्यूचर में लेकर आएगा और ऐसे में वो बिजनेस के लिए एसेट माना जाएगा। तो बेटा जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, तो डीज का करंट अकाउंट एसेट साइड भी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट भी है, क्योंकि बिजनेस यही पैसा जो लेकर नहीं आया वो लेकर आएगा फ्यूचर में करंट अकाउंट के नाम से। तो हमने डीज के करंट अकाउंट से एडजस्ट करा है एबीसी की गुडविल को जो देना था, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। आप बताइए, आप अभी अभी क्या बनाकर आए थे? रिवोल्यूशन अकाउंट। वहां से आपको क्या हुआ था? लॉस। ये लॉस बेटा अगर आप अपने ओल्ड पार्टनर्स को देंगे तो बेटा ऐसे में उनकी कैपिटल बढ़ेगी नहीं घटेगी। तो रिवोल्यूशन अकाउंट और लॉस दे दिया बेटा 2220, यानी 2220, 3330 एंड 5550। ये आपने लॉस दे दिया। डी को थोड़ी मिलेगा, क्योंकि डी तो पहले थोड़ी था, तो डी को रिवोल्यूशन का लॉस नहीं मिलेगा। ये लॉस एबीसी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ गया। तो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या होता है? लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता है बेटा कि एक हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और एक हमारे पास परचेज गुडविल है जिसे हमें राइट ऑफ करना है। देखो बेटा प्रॉफिट देंगे 14,000 2:3:5 के रेशो में, तो बेटा ए को मिल जाएगा 2,800, बी को मिल जाएगा 4,200 एंड सी को मिल जाएगा 7,000। बेटा 14,000 को आप 2/10, ठीक है, और 14,000 को 3/10, ठीक है, और 14,000 को 5/10 में अगर आप बांटोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप प्रॉफिट को उनके ओल्ड रेशो में बांट सकते हो। इतनी मैं आपसे बोलते ना एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ बेटा, ठीक है। तो मैंने करी है, तो प्लीज बोलते हैं ना कि मेरी आशाओं पे खरा उतरना, इतनी कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अरे सर टेंशन मत लो, इतना तो हम कर ही लेंगे, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो बताओ प्रॉफिट को बांट दिया हमने? हाँ बांट दिया। अब देखो ये जो गुडविल है ना, परचेज गुडविल, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो इससे ना हमें हमारे पार्टनर को नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान, क्योंकि बिजनेस से एक एसेट जा रहा है, खत्म कर रहे हैं हम। और अगर हम खत्म कर रहे हैं बेटा परचेज गुडविल को, तो इससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी नहीं, कम होगी, क्योंकि एसेट खत्म हुआ, पैसे नहीं आए। देखो जनरली एसेट बिकता है तो पैसे तो आते ना, एटलीस्ट एसेट बेचने के लिए नहीं होते, बट अगर एसेट को बेचूंगा तो पैसे तो आएंगे। पर यहाँ पर मैं एसेट को खत्म कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं आ रहा, तो बिजनेस को नुकसान हो रहा है। बिजनेस ये नुकसान किसको दे रही है? पार्टनर्स को। तो टू गुडविल अकाउंट कर एबीसी को लॉस दे दिया बेटा, ठीक है। हमारा जो गुडविल था 20,000 था, 20,000 को आप 2:3:5 में बांटोगे तो एबीसी को लॉस मिल जाएगा 4,000, 6,000 एंड 10,000। ये हमारा था फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे आपने प्रॉफिट और बैलेंस शीट में जो गुड परचेज गुडविल थी, जो लॉस था, उसको पार्टनर्स के बीच में राइट ऑफ कर दिया, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर सिक्स पॉइंट होता है कि कभी कभी कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जाता। तो बेटा हमने ना क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर कोई भी पार्टनर एसेट लेकर नहीं जा रहा, बट जो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, याद है आपको? तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा एक्स इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा था, याद है? बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी पार्टनर ना बेटा एसेट लेकर नहीं जा रहे। देखो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कोई पार्टनर एसेट नहीं लेकर जा रहा। अगर लेकर जा रहा होता तो बेटा उस पार्टनर की कैपिटल हम कम भी कर देते एसेट के नाम से। यहाँ पे लिखते टू एसेट का नाम, जो भी एसेट वो लेकर जा रहा था, और उस पार्टनर की कैपिटल हम कम कर देते जो भी पार्टनर वो एसेट लेकर जा रहा था। बट यहाँ पर है नहीं ऐसा, तो हमने 6 पॉइंट किया नहीं, वो स्किप हो गया। तो देखो 6 के 6 पॉइंट मैंने कर दिए, दैट्स इट। आई एम डैम श्योर कि आपको छोड़ा नहीं है मैंने। तो आप क्या करेंगे बेटा? कैपिटल अकाउंट है, लाइबिलिटी साइड है, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड से बेटा डेबिट साइड को हम रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो सबका बेटा डेबिट साइड में बैलेंस बचेगा, जो कि होगा टू बैलेंस कैरी डाउन। और क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस है, तो हम इसको क्लोजिंग कैपिटल ना बोलकर क्या बोलेंगे? एडजस्टेड कैपिटल, ओके। और ए की कैपिटल कितनी आएगी बेटा? सारा देखो, क्रेडिट बैलेंस प्लस करो ए का, और डेबिट बैलेंस क्रेडिट से लेस कर दो, ठीक है। तो आपका ए का बैलेंस आएगा 33,380। बी का बेटा क्रेडिट साइड का बैलेंस प्लस करो, डेबिट साइड का बैलेंस माइनस कर दो। तो फिर डेबिट में जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 40,070 रुपीज बी का। सी का बेटा क्रेडिट साइड प्लस करो, डेबिट साइड माइनस करो, तो जो सी का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा डेबिट साइड में बचेगा 45,450। और डी का तो बेटा देखो माइनस कराने के लिए कुछ है नहीं, तो डी का तो वैसे ही बचेगा 36। आप मुझे बताइए, ये जो डेबिट में बैलेंस बच रहे हैं, ये जो डेबिट में बैलेंस बच रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है। तो डेबिट में जो बैलेंस बच रहा है अकाउंट का, वो क्रेडिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये होता है बेटा हर अकाउंट का बिहेवियर, कि जिसका बैलेंस क्रेडिट से स्टार्ट हो रहा है वो डेबिट पे खत्म होगा। अगर मान लो बैंक अकाउंट है, देखो देखो बैंक अकाउंट का एसेट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट से स्टार्ट होता है, तो देखो क्रेडिट में खत्म हो रहा है। तो ये बिहेवियर होता है बेटा अकाउंट का, ठीक है। अब ये जो
हमारा डेबिट में बैलेंस बचा, हम इसको आगे की तरफ ब्रॉड डाउन कर देंगे बेटा, ठीक है, मतलब इसको भेज देंगे आगे की तरफ, कैरी डाउन करेंगे, तो जब ये नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे पहुंचेगा तो ये ब्रॉड डाउन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा जो एडजस्टेड कैपिटल हमारा क्लोजिंग फिगर आ रहा था, नेक्स्ट पोर्शन पे ये हमारा ओपनिंग फिगर बन जाएगा और बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन के नाम से ये क्रेडिट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 33,380, 40,070, 45,450 सॉरी, और 36,000 हमारा ये ओपनिंग बैलेंस बनकर उतर जाएगा। बट हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आया बेटा ABCD का, वो तो कुछ और ही आया है, जो हमने नई कैपिटल निकाली थी वो आया था 36, 54, 90, 36। तो हम इन्हें कॉपी करेंगे बेटा, और यहाँ पर अपनी जब नई कैपिटल लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि हमारी जो न्यू कैपिटल है वही हमारी कैरी डाउन बैलेंस बनेगा, यानी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो हमारी नई कैपिटल बनेगी जो हमने निकाली है। तो हमने उसे यहाँ कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। बोलो 36, 54, 90, 36। अब तुम ये बताओ, बस तुम्हें देखकर बताना है कि एक ही ओपनिंग एडजस्टेड कैपिटल यानी ओल्ड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल बड़ी है। तो सर न्यू बड़ी है, तो दोनों तरफ 36 आ गया। बी का देखो, ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल बड़ी है कि न्यू कैपिटल बड़ी है, सर न्यू बड़ी है, तो दोनों तरफ न्यू न्यू कैपिटल आ गया। फिर इसके तरफ अगर सी की तरफ जाओ तो सी की ओल्ड कैपिटल है 45,450, तो सी की न्यू कैपिटल है 90,000, तो नई कैपिटल बड़ी है, दोनों तरफ टोटल आ गया 90। और अगर डी की बात करें तो देखो डी बोथ साइड सेम है, और इसलिए मैं कह रहा था कि अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता ना तो कैपिटल से एडजस्ट नहीं करते, बिकॉज अगर हम यहाँ कैपिटल लिख देते ना तो फिर हम डी की कैपिटल रिड्यूस कर देते, डी की कैपिटल रिड्यूस करते तो डी की कैपिटल 36 नहीं थोड़ी कम आती, और फिर वही 36,000 से कैपिटल ब्रॉट डाउन ना होकर 36,000 से थोड़ा कम हो जाती, और फिर नई कैपिटल तो 36 है, तो ऐसे में नए पार्टनर की कैपिटल भी एडजस्ट हो जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर अभी अभी आया, उसकी कैपिटल एडजस्ट नहीं हो सकती। इसलिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो हम हमेशा कहाँ से एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया? तो आंसर इज यस। अब आप बस कुछ मत करो, कंपेयर करो, देखो ए की जो ओल्ड कैपिटल है वो 33,380 थी, बट न्यू कितनी है 36, तो ओल्ड कम है बट उसे न्यू करनी है ज्यादा, यानी इसकी कैपिटल ना डेफिशिएंसी में है, ये और कैपिटल लेकर आएगा, तो बाय बैंक अकाउंट के थ्रू लेकर आएंगे 2,620, क्योंकि यहाँ बताया नहीं गया है बेटा कि कैपिटल ना एडजस्ट कैसे करनी है, कैश बैंक से करनी है, करंट से करनी है, करंट से भी कर सकते हैं बेटा, बट यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं करंट। ठीक है, करंट वर्ड तो सिर्फ किसके लिए लिखा था, गुडविल के लिए, कि गुडविल को एडजस्ट करना है करंट से, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट पता भी था, बट कैपिटल के लिए कुछ भी नहीं बोला था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, नोट भी दिया था, याद है आपको? अगर आपको याद हो तो नोट भी दिया था कि इन केस ऑफ नो एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन द डेफिशिएंसी सरप्लस इज एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉइंग कैश, तो कैश बैंक से करते हैं, नॉट थ्रू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से बेटा तभी करते हैं जब क्वेश्चन में बोला गया होता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं बोला था कि एडजस्ट कैसे करना है, तो हम अपने बैंक से ही एडजस्ट करेंगे। तो बताइए, अगर नई कैपिटल 36 करनी है और पुरानी कैपिटल कितनी है 33,380, तो बस 33,380 और 36,000 का आप डिफरेंस निकाल लीजिए दोनों का। तो 36,000 में से 33,380 लेस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ए को कितनी कैपिटल लानी है और एडिशनल कैपिटल कितनी लानी है 2,620, जो कि बैंक अकाउंट के थ्रू लाएगा। बी के देखो, ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल 40,070 थी, बट नई कैपिटल उसे कितनी करनी है 54, तो इसकी ओल्ड कैपिटल कम है बट इसे न्यू कैपिटल ज्यादा करनी है, मतलब इसकी कैपिटल भी डेफिशिएंसी में है, ये और पैसा लेकर आएगा। डिफरेंस निकालेंगे बेटा 54,000 में से 40,070 लेस करेंगे तो ये आएगा 30,930, मतलब ये और पैसा लेकर आएगा, यानी बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल कितनी लगा देगा 13,930। बात करें सी की, तो सी की पुरानी कैपिटल एडजस्टेड थी बेटा 45,550, बट उसे नई कैपिटल कितनी करनी है 90, तो यहाँ पे सी की कैपिटल भी डेफिशिएंसी में बेटा, यानी सी और कैपिटल लेकर आएगा। कैसे निकालेंगे, 90 में से माइनस कर दो 45,550, डिफरेंस आया 44,550, क्रेडिट में ही आ रहा है बेटा डिफरेंस, तो इसलिए मेरे बच्चे इसका मतलब ये माना जाएगा कि सी भी पैसा लेकर आ रहा है, एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है बाय बैंक अकाउंट के थ्रू। तो ये हो गया कि तीनों पार्टनर कुछ ना कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि तीनों की ओल्ड कैपिटल कम थी और न्यू कैपिटल ज्यादा थी। और डी की कैपिटल तो एडजस्ट नहीं होगी क्योंकि उसके बोथ साइड सेम होंगे, क्योंकि वो अभी अभी आया तो उसके कोई कैपिटल एडजस्ट नहीं होगी, तो डैश। बोलो क्लियर हो गई बात? फिर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बताइए हमारे लिए क्या है बेटा, एसेट हमारे पास पहली से बैंक बैलेंस कितना है बेटा 18,000, तो हमने यहाँ पे 18,000 लिख दिया। और अब हमें बस ये दिखना है कि
हमारा जो पैसा आया है वो कहाँ से आया है और जो पैसा गया है कहाँ से गया है, इतना सबको पता होना चाहिए बेटा। बैंक एसेट है, एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं, जितना पैसा आएगा डेबिट साइड, जितना पैसा जाएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो पैसा कहाँ से आया, तो पहला पैसा तो आया डीज की कैपिटल के थ्रू, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट 36, इससे हमारे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। फिर बेटा वैसे तो नया पार्टनर गुडविल लाता है, बट यहाँ पे वो नहीं ला रहा था, इस पोजीशन में था ही नहीं, तो देखो हमने यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा, और क्वेश्चन में लिखते थे बट यहाँ नहीं लिखा क्योंकि वो कैश में लेकर नहीं आया। तो ठीक है, फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे बैंक अकाउंट में क्योंकि वो गुडविल लाया ही नहीं नया पार्टनर। बट और कहीं से पैसा आ रहा है, हाँ बेटा, ABC और एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल एडजस्ट करी थी। तो टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और इन सब ने बेटा एडिशनल कैपिटल लगाई है क्योंकि ये कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं। ए ला रहा था बेटा 2620, बी ला रहा था 13,930, सी कितना ला रहा था बेटा 44,550। तो ये देखो यहाँ लिख दिया। पैसा बेटा कहीं गया नहीं क्योंकि कोई अपना कैपिटल एडजस्ट करने के दौरान पैसा लेकर नहीं गया, सब पैसे लेकर आए हैं। और बेटा देखो ओल्ड पार्टनर को जो गुडविल हमने दी है वो कोई गुडविल विड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं, मतलब घर भी नहीं लेकर जा रहे हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, याद है आपको? क्वेश्चन नंबर 2 में, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा देखो, यहाँ लिखा था हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, यानी जो भी गुडविल जेड ला रहा था उसका आधा आधा गुडविल हमने देखा था कि ओल्ड पार्टनर्स लेकर भी जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि जो गुडविल हमने एबीसी को दी है डी के करंट अकाउंट के थ्रू, एबीसी ना इसको लेकर भी जा सकते थे टू बैंक अकाउंट के थ्रू। फिर वैसे में ना हमारा जो बैंक अकाउंट होता ना वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है। अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल एडजस्ट कर रहा है और मान लो कि उसकी ओल्ड कैपिटल ज्यादा है, मान लो एडजस्टेड, और न्यू कैपिटल कम है, तो फिर वो भी पैसा लेकर जाता। तो उस सिनारियो में ना हमारा बैंक अकाउंट कम होता, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा, इसलिए हमारे पास ना अमूमन पैसा आया ही है, कोई पैसा गया नहीं है। इसलिए हमने डेबिट साइड को प्लस किया, तो डेबिट साइड का टोटल आया 1,15,100। क्रेडिट साइड में माइनस कराने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस भी कितना बच गया 1,15,100, और बोथ साइड हमारा जो टोटल आया बेटा वो आया 1,15,100। बोलो क्लियर हो गया? अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में हमें करना कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में बेटा हमारी लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। एबीसीडी की जो नई कैपिटल हमने निकाली थी वो निकाली थी 36, 54, 90, 36, तो हमने यहाँ कॉपी किया और टोटल कर बाहर कर दिया 2,16,000 जो नई कैपिटल थी फर्म की। फिर हम पुरानी बैलेंस शीट देखेंगे, पुरानी बैलेंस शीट में बेटा हमें एपीएफ कितना दिख रहा है 32,000, पर हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ना बेटा 1,800 रुपए से बढ़ भी रहा है, जिसे हमने रिवोल्यूशन में अपना नुकसान भी दिखाया था। तो हमने एपीएफ बेटा 32,000 लिखा इनर कॉलम में, बट अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी। किस नाम से बढ़ाई? रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से, क्योंकि हमने अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करा। तो 1800 से बढ़ाई, तो अल्टीमेट अब ईपीएफ कितना हो चुका है नई अपडेटेड बैलेंस शीट में बेटा 33,800। फिर बेटा पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास और क्या था, पीएनएल था, तो हम वो तो हम बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं प्रॉफिट को, तो ये तो नहीं आएगा। क्रेडिटर्स थे बेटा 64,000 के, तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसे एज इट इज हमने 64 आउटर कॉलम में लिख दिया। फिर एसेट में आए बेटा, तो एसेट में हमारे पास इन्होंने पहले बेटा देखो करंट एसेट दे दिए, बट हम पहले फिक्स एसेट लिखते हैं, तो हमने पहले फिक्स एसेट लिखना है, लाइक फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीन, बट अपने फिक्स एसेट को राइट डाउन करना है। तो देखो हमने पहले मशीन लिखा, मशीन की कीमत कितनी थी बताइए बेटा 34,000, तो हमने इनर कॉलम में लिखा, पता है क्यों? क्योंकि जो हमारी मशीन है ना बेटा वो डेप्रिशिएट हो रही थी 15% से, तो 5,100 से हमने अपनी मशीन घटाई, रिवोल्यूशन में नुकसान भी दिखाया। तो जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटा, तो अपनी मशीनरी को ना 5,100 से घटा भी दूंगा, रीजन रहेगा कौन? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? तो अल्टीमेट मेरा मशीन का बैलेंस अब कितना बच गया बेटा 28,900। क्लियर है? फिर इसके बाद बेटा फर्नीचर देखें, तो फर्नीचर का बैलेंस कितना था 28, तो फर्नीचर को भी मैंने 28,000 ही लिखा, क्योंकि फर्नीचर में भी बेटा सेम मेरा 15% का डेप्रिसिएशन हो रहा था। तो मेरे बच्चे जब मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया तो फर्नीचर को देखो मैंने 15% से रिड्यूस करा, ये मेरा नुकसान था। तो जब मैंने बैलेंस शीट बनाई, न्यू बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट, तो फर्नीचर को लिखा मैंने 28,000, जो पुरानी बैलेंस शीट में था फर्नीचर का बैलेंस, इनर कॉलम में, और उसमें से लेस कर दिया 4,200, क्योंकि डेप्रिशिएट हो रही है मेरी फर्नीचर, तो माइनस रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू फर्नीचर को कम करा, और अल्टीमेट अमाउंट लिख दिया फर्नीचर का 23,800। फिर उसके बाद बेटा हमने लिखा इन्वेस्टमेंट, पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास और क्या था, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट 32, तो 32,000 का इन्वेस्टमेंट हमने इनर कॉलम में लिखा, क्योंकि हमारा सेम इन्वेस्टमेंट भी आप देखो क्वेश्चन में हमारा इन्वेस्टमेंट 15% से रिड्यूस हो रहा है, तो हमने
जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो अपने इन्वेस्टमेंट को नुकसान भी दिखाया था 4,800 से कि हमारा इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है। तो अब आपको नई बैलेंस शीट में डाउन भी तो करना पड़ेगा। 32,000 से अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाउन करोगे माइनस रिवैल्यूएशन 4,800, तो अल्टीमेट बैलेंस कितना आया? 27,200। फिर उसके बाद बेटा बात करें फिर हमारा चेंजेस आ रहे थे स्टॉक में। स्टॉक हमारे 48 हो गए थे, पहले कितने थे? 44। तो हमारा स्टॉक 4,000 से बढ़ गया था। तो जब आपने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया है ना, तो आपने स्टॉक को क्या दिखाया? अपना फायदा दिखाया। तो आज जब आप अपना बैलेंस शीट में स्टॉक लिखोगे 44,000, तो आउटर में नहीं इनर में लिखोगे और इसको बढ़ा दोगे 4,000 से, क्योंकि आपका स्टॉक एप्रिशिएट यानी बढ़ गया। रीजन क्या रहा? रिवोल्यूशन। तो अल्टीमेट स्टॉक का वैल्यू आ गया 48। फिर इसके बाद आप बाकी सारे करंट एसेट अब लिख सकते हैं बेटा। तो स्टॉक तो हमने लिख दिया, चेंज हमने जो करना था कर दिया। फिर उसके बाद बेटा हम डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक, ये सब लिख देंगे, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है, देखो बिल रिसीवेबल 24,000, क्योंकि देखो बिल रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था, ये एज इट इज था, तो हमने एज इट इज लिख दिया बेटा बैलेंस शीट में। क्लियर है? फिर उसके बाद हमने लिखा है बैंक अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट, पर बैंक अकाउंट तो हमारा अपडेट हो गया ना गाइस। बैंक अकाउंट में ओपनिंग में पुरानी बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना था? 18,000, बट अपडेट कर कर अब कितना हो गया? 1,15,100, क्योंकि नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आया और ओल्ड पार्टनर से अपनी कैपिटल एडजस्ट करी, तो उसके थ्रू भी बिजनेस के पास पैसा आया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो अल्टीमेटली बिजनेस के पास पैसा कितना आ गया? 1,15,100 रुपए। वो इन्होंने अपना एसेट साइड दिखा दिया, अपडेटेड बैलेंस शीट, क्योंकि न्यू बैलेंस शीट है ये आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस 1,15,100 हो गया। फिर इसके बाद बेटा देखो, हमें पता है कि डीज को गुडविल लानी थी, बट वो लेकर नहीं आया, ठीक है, नहीं लेकर आया। तो नहीं लेकर आया तो हमने कहाँ से एडजस्ट किया? उसके करंट अकाउंट से। यानी हमने डीज के करंट अकाउंट को नेगेटिव कर दिया, कैपिटल को नहीं छेड़ा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कैपिटल को छेड़ते हैं यहाँ पर, तो फिर ऐसे में डीज की कैपिटल कम हो जाती, फिर उसकी कैपिटल भी एडजस्ट हो सकती थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं करना चाहते थे, ना करना दे सकते थे। इसलिए बेटा डी जो गुडविल नहीं लाया, उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट किया और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। बट बात यह है कि जो डीज का करंट अकाउंट है अपना, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है डीज अब करंट अकाउंट का पैसा फ्यूचर में लेकर आएगा, और क्योंकि लेकर आएगा डीज करंट अकाउंट का पैसा, तो ये बिजनेस के लिए एसेट है। तो बिजनेस ने डीज करंट अकाउंट 4,000 रुपए, क्योंकि उसे 4,000 रुपए गुडविल आनी थी, तो वो एसेट साइड शो कर दिया। 2 मिनट के लिए मान लीजिए बेटा कि आपने प्रीपेड सैलरी नहीं लिखा। इसके पीछे रीजन ये है कि प्रीपेड सैलरी ना आपको पुरानी बैलेंस शीट से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि पुरानी बैलेंस शीट में ये एसेट था ही नहीं। तो कभी कभी ना फ्लो में ऐसे समझ सकते हो कि आपने सारे एसेट्स लिख दिए, सारी लाइबिलिटीज लिख दी, और अब आप टोटल करने जाते हो तो फिर आपके बैलेंस शीट टोटल नहीं होती। इसलिए टोटल करने से पहले आप एक बार ये जरूर देख लीजिए कि आपने रिवोल्यूशन में जितने इम्पैक्ट्स करे, क्या सारे के सारे इम्पैक्ट यहाँ बैलेंस शीट में हो गए? तो रिवोल्यूशन अकाउंट में टोटल कितने इम्पैक्ट थे बेटा? 3, 4, 5, 6 इम्पैक्ट थे। लॉस तो बेटा बैलेंस आया था आपका, ये कोई बोलते ना आइटम नहीं है, टोटल आइटम, टोटल एडजस्टमेंट्स आपकी 6 थी। तो 6 की 6 एडजस्टमेंट्स आपकी ये बैलेंस शीट में होनी चाहिए। तो देखो, पहली एडजस्टमेंट चलो मैं यहाँ देख लेता हूँ रिवोल्यूशन में, दूसरी सॉरी पहली एडजस्टमेंट ईपीएफ में, दूसरी एडजस्टमेंट मशीन में, तीसरी एडजस्टमेंट फर्नीचर में कर दी, चौथी एडजस्टमेंट आपने इन्वेस्टमेंट में कर दी, पांचवी एडजस्टमेंट आपने स्टॉक में कर दी, देखो छठी दिखी नहीं रही। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि कोई एक पॉइंट आपने छोड़ दिया। तो देखो ईपीएफ आप कर चुके हो, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक आप कर चुके हो। तो रिवोल्यूशन में जाओगे तो पता चलेगा फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, स्टॉक और ईपीएफ आप कर चुके हो, बट क्या छोड़ दिया? प्रीपेड सैलरी। तो फिर आप ना टोटल करने से पहले अपने प्रीपेड सैलरी को भी राइट डाउन कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। और ये प्रीपेड सैलरी कहाँ से आया? रिवोल्यूशन अकाउंट में हमने इसको इनकम दिखाया था, आज ये यहाँ पर अपेयर हो गया प्रीपेड सैलरी के नाम से 800 रुपीज। बोलो क्लियर हो गया? अब आप टोटल कर सकते हो, क्योंकि 6 के 6 एडजस्टमेंट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, पहला ईपीएफ में, दूसरा मशीनरी, तीसरा फर्नीचर, चौथा इन्वेस्टमेंट, पांचवा स्टॉक एंड छठा प्रीपेड सैलरी। तो देखो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी हैं। जो डीज का करंट अकाउंट था वो भी मैंने एसेट साइड लिख दिया, क्योंकि ये पैसा हमें डीज के करंट अकाउंट के थ्रू फ्यूचर में मिलेगा, तो बिजनेस का एसेट है। जहां जहां चेंजेस करने थे कर दिए, जो सेम बैलेंस थे जिनमें कोई चेंजेस नहीं हुए एज इट इज हमने लिख दिया। कैपिटल अकाउंट हमने अपडेट कर दी, सारी चीजें हमने कर दी है बेटा। अब हम टोटल करेंगे तो हमारी बोथ साइड टैली हो जाएगी 3,13,800 से 3,13,800 से। तो बैलेंस शीट टैली करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा।
आपको ना बस अपना वर्किंग नोट से कंसंट्रेशन बनाते हुए चलना है, आप रिलैक्स नहीं रह सकते। आपको बोलते हैं ना 101% अपना बोलते हैं ना कि कंसंट्रेट, हाईली कंसंट्रेटेड होकर क्वेश्चन करना है। आप अपने वर्किंग नोट ढंग से प्रिपेयर करें, आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट ढंग से प्रिपेयर करें, आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करें। अगर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम ढंग से करें, एडजस्टेड कैपिटल सही सही निकालें, फिर न्यू कैपिटल सही सही निकालें, फिर उनको कंपेयर सही तरीके से करें, पता करें पैसा लेकर आ रहा है पार्टनर के लेकर जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट में करें, फिर अपना बैलेंस शीट बनाएं, जो जो एडजस्टमेंट हुई हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं बैलेंस शीट में वो चेंजेस करिए, ठीक है। और फिर आप अपनी बैलेंस शीट को टैली करिए, देखिए कैसे नहीं होती टैली। बट वही बात है कि आप सीधा बैलेंस शीट पे ही फोकस करते हो, आप अपने कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते हो, इसलिए अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग रखो, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है फिनिश। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने होते हैं बेटा, इसलिए टाइम लगता है, बट आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर बेटा एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके लेकर आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके लेकर आना है और ये आप करेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आ गई। आप चाहें तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने बना रखे हैं, आप चाहें तो इन्हें कॉपी कर सकते हैं। बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप भर के आएंगे, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। पॉज कर दीजिए, वीडियो कर दी, ठीक है। चलो फिर अब आप इतने को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। ये भी कॉपी कर लिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल को कॉपी कर लीजिए, जहां फिल इन द ब्लैंक्स है उनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। काफी चीजें तो मैंने सॉल्व कर रखी हैं, बट आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भी भरना है, ठीक है। मतलब डबल बार आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर आप मान सकते हो कि आप स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। चलो, और ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट तो खैर खुद ही बना देना, ठीक है। बोलो क्लियर है। तो जब आप मुझे नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो मैं इनके आंसर्स आपको दिखा दूंगा, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लेना। वैसे आंसर्स यहाँ नीचे भी दिए हुए हैं, बट फिर भी अपने आंसर्स को नेक्स्ट क्लास में मैच करवा लेना, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, उन बच्चों तक ये वीडियो शेयर करें जो बच्चे वाकई क्लास 12 अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय, से